कांशीराम साहब की जो पूरी शुरुआत ही थी वो मोर देन पॉलिटिकल, वो सामाजिक घटकों को लेकर है, सामाजिक मूवमेंट को कैसे बिल्ड किया जाए। क्योंकि जैसे बाबा साहब भी कहते थे और कांशीराम साहब भी कहते थे कि जिनकी सामाजिक जड़ें बहुत मजबूत है उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत होगी। संविधान लागू होने के एक दशक बाद, 15-20 साल बाद, एक जनरेशन तैयार हुई जो एक बेसिक एजुकेशन ले पाई, गरीब थी, गांव कुछे से आके पढ़ाई की और वो जनरेशन नौकरी में लगी। अरे पूरे भारत का चित्र है, जो कभी कोई क्लर्क बना, कोई बड़े पोजीशन पे भी गए। अब ये एक वर्ग तैयार हुआ, क्यों? क्योंकि एक संविधान सुनिश्चित करने वाली एक तरतूद थी जिसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं। तो नौकरी में जो आंकड़ा बताता है 90s के बाद का, वो ये बताता है कि शेड्यूल कास्ट का आज के इस दौर में, नए आंकड़े मुझे पता नहीं अभी और आएंगे जो कि बुरे आंकड़े होंगे, मुझे बिल्कुल यकीन है, जो नए आंकड़े, लेकिन जहां तक कि मैं जान रहा हूं ये कह रहा है कि पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केवल 4% लोग सरकार, यानी फैमिली में से, क्योंकि 90s के बाद में केवल सरकारी कंपनियां प्राइवेटाइज नहीं हुई, तो मार्केट के खोलने के नाम पे शिक्षा को भी प्राइवेटाइज किया गया। और शिक्षा को कैसे प्राइवेटाइज किया जाता है? अगर ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये अच्छी चल रही है, यहां पे गरीब का बच्चा अगर पढ़ रहा है, तो इस गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षा का बजट सरकार ने हर साल, अगर आप शिक्षा का बजट देखोगे तो भारत में शिक्षा का बजट 90s के बाद में हर साल धीरे 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 कम होते होते इतना कम हुआ कि आज सरकारी जो स्कूलें हैं, हजारों स्कूलें आज महाराष्ट्र में बंद हुई है। बाबा साहब ने उस बुद्धिज्म से प्रेरणा लेके समाज के लिए एक जगह बनाई, लेकिन आज आप पता है, आप कभी जाते हो वहां पे, देखते हैं, नेता तो छोड़ दीजिए, हमारे समाज के नेता को तो हम गाली दे ही सकते हैं, लेकिन जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको वोट मांगने नहीं जाना है, जो उस जैसे संस्थाओं से पढ़ा लिखा, जो आईएएस बना, आईपीएस बना, जो डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, इंजीनियर बना, उसको वो टूटी हुई दीवार नहीं दिखती उस हॉस्टल की, उसको वो बाबा साहब का मिलियन कॉलेज खस्ता हुआ नहीं नजर में आता है, उसको जो ईंटें जो बाबा साहब ने लगाई थी टूट रही है, बिखर रही है, वो नहीं दिखता है, क्योंकि वो मग्न है आंख लगा के बुद्धा के सामने। तो इसीलिए आज वक्त आ चुका है कि व्हेन वी डोंट हैव रिसोर्सेस, ऐसी हालत में जहां पर आज हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, ना मीडिया आपका है, ना मनी है आपके पास, ना माफिया है, और इस तंत्र से आज की सरकार चल रही है, इस राज्य की सरकार चल रही है, देश भर की सरकार चल रही है, मीडिया, माफिया, मनी। मीडिया भी इस देश का ऊंची जाति का है, माफिया भी ऊंची जाति का है, और इस देश के पास मनी भी ऊंची जाति के पास है। तो बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए पास उनके पास तमाम तरीके हैं। अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हो और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे चल रहे हो, तो बदलाव धीरे धीरे दबे पांव से, और वो दबे पांव का जो बदलाव अगर आना है, तो उस बदलाव के लिए हमको संगठनात्मक ताकत, और खास करके सबसे पहले इस विचारों को अपने जहन में डालना बहुत जरूरी है। जो पीढ़ी 60-70 के दशक में आरक्षण का फायदा लेके निकली आगे, दे हैव फेल्ड टू ट्रांसफर द आइडिया अपने बच्चों के जहन में कि मूवमेंट क्या है और मूवमेंट में जाना कितना जरूरी है। ये कोई बोरिंग वाला काम नहीं है, और आप कोई कूल नहीं हो जब आप जाते नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि ये जो टाइम है, ये टाइम एक क्राइसिस का भी टाइम है, और वो क्राइसिस पूरे देश में हमको दिख रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे क्राइसिस हो, सामाजिक तौर पे हो, या फिर आर्थिक तौर पे हो। तो ये जो तीनों क्राइसिस, क्योंकि पूरे भारत में अम्बेडकराइट समाज या फिर बहुजन समाज का कोई एक राजनीतिक पार्टी किसी एक स्टेट की सत्ता में या भारत की कोई राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण अपना मुकाम बना के रखा हुआ ऐसी स्थिति नहीं है। वी हैव फेल्ड समवेयर पॉलिटिकली, राइट। आई मीन, एक समय आया जब मान्यवर कांशीराम साहब ने मूवमेंट चलाई, बामसेप बनाई, और बामसेप के बाद में बीएसपी बनी, और बीएसपी के बाद में बीएसपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, और बहुत सारे राज्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। एक देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन हाल ही के कुछ 1-2 दशक की अगर हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि उस तरह की अम्बेडकराइट पार्टी का
हर राज्य में और पूरे भारत भर में भी एक डिक्लाइन हुआ है। हम पीछे 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 आते आते आज हम राजनीतिक तौर पे कहीं पे भी नहीं है। तो राजनीति की हालत क्या है मेरे ख्याल से है हम सबको बखूबी पता है। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जैसे बाबा साहब हमेशा कहते हैं कि देयर विल बी मोर पीपल हु विल हैव मोर इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स दैन इन द सोशल मूवमेंट, कि राजनीति में रुचि रखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। जैसे भारत में क्रिकेट, फिल्म, बॉलीवुड और राजनीति, ये तीन चीज़ें ऐसी है सत्ता की जिसके बारे में हर गली में, हर घर में, हर नुक्कड़ में चर्चा होती है। इलेक्शन के टाइम पे राजनीति की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, टीवी डिबेट्स होते हैं। लेकिन जिस चीज़ की चर्चा नहीं होती है ज़्यादा, या जो मुश्किल है, या जो हमें एक तरीके से बोर लगता है, इट ब्रिंग्स द बोर्डम, बहुत ही उदासीनता लगती है, वो है चर्चा खास करके सामाजिक और आर्थिक छोर के ऊपर। और कांशीराम साहब की जो पूरी शुरुआत ही थी वो मोर देन पॉलिटिकल, वो सामाजिक घटकों को लेकर है, सामाजिक मूवमेंट को कैसे बिल्ड किया जाए। क्योंकि जैसे बाबा साहब भी कहते थे और कांशीराम साहब भी कहते थे कि जिनकी सामाजिक जड़ें बहुत मजबूत है उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत होगी। अनफॉर्चुनेटली वी हैव पेड लेस अटेंशन ऑन द सोशल मूवमेंट। बाबा साहब के जाने के बाद में अलग अलग तरह की सोशल मूवमेंट हुई। बाबा साहब के जाने के बाद में हमको पता है कि एक प्रमुख तौर पे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसके बाद में 70-60s के दौरान में दलित पैंथर का उभार होता है। दलित पैंथर के बिखरने के बाद में हमको पता है कि DS4 और फिर बामसेप और BSP, जैसे मैंने कहा, ये सब हमारे सामने नज़र में आते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी क्योंकि इस ऐसी हालात है जहाँ पर हम आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक तौर पे पीछे जा चुके हैं, देन ऐसी हालातों में दोबारा से एक बार सामाजिक और आर्थिक मोर्चे को लेकर हमें गंभीर होना चाहिए। वी नीड टू टेक 2 स्टेप बैक वंस अगेन। हमें 2 कदम और पीछे लेके मंथन करना बहुत ज़रूरी है। और वो मंथन, जैसे मैंने कहा, सामाजिक और आर्थिक लेवल का होना चाहिए। लेकिन जब हम सामाजिक और आर्थिक लेवल का मंथन कर रहे हैं तो कुछ चंद बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, सो आई हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि किसी एक कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाने की हमारी आदत है। लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का माहौल नहीं है और अभी मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता, अभी मैं फुल टाइम हमारे संगठन के बीच में काम करने, और ख़ास करके जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दबे कुचले समाज के जो मजदूर तबका है, जो रोजी रोटी के लिए भी तरसता है, उनके बीच में किस तरीके से उनके बच्चों को अब्रॉड भेजा जाए एजुकेशन के लिए, भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूट में कैसे भेजा जाए और अपनी खुद की संस्थाएं कैसे बनाई जाए, इसमें गलियारों में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं अपनी बात एक यूनिवर्सिटी के टॉक की तरह नहीं रखूँगा, लेकिन एक, जैसे मैंने बोला कि कन्वर्सेशन, एक संभाषण की तरह रखूँगा। तो जैसे मैंने कहा आपको कि अभी ये टाइम नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, हम लोग बार बार ये चाहते हैं कोई आए, ऐसी बात कहे, एकदम तूफानी बात कहे, हमारे दिल को छूने वाली बात करे और बड़ी आवाज़ में बात करके एक भाषण दे, और वो भाषण दे के चला जाए, हम ताली बजा दे। और समाज में हमारा यही हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वक्तृत्व स्पर्धा है। एक स्पीकर आते हैं, दूसरे स्पीकर उससे अच्छा बोलना चाहते हैं। बट जैसे मैंने कहा, दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन अवर सेल्फ, कि हम लोग कितना ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं और हम लोग कितने दिल को छूने वाली बात कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, दिस इज ए टाइम नाउ टू टॉक अबाउट उन चीजों के बारे में जो दिल को चुभती है। और दिल को चुभने वाली बात, सबसे पहली बात, जैसे मैंने ये कहा कि बाबा साहब के जाने के बाद में सामाजिक लेवल पे, सामाजिक मूवमेंट के लेवल पे हम लोग वी हैव फेल्ड। हमारी सामाजिक मूवमेंट रही है, लेकिन सामाजिक मूवमेंट हमारी स्प्लिंटेड रही है, घटकों में बटी हुई रही है। आज आप जिसको बार बार, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, आरएसएस लोग बात करते हैं, हमारे कुछ लोग उग्र होकर भी बात करते हैं, अच्छी बात है। उनके विचारों के साथ हमारी बिल्कुल सहमति नहीं है, ना कभी हो सकती है, यह भी सत्य बात है। लेकिन एक चीज आज के इस दौर में पूरे भारत में, अगर सामाजिक लेवल पे किसी एक संगठन ने अपनी सामाजिक जड़ें मजबूत की है और दीर्घ काल के लिए की है, ऐसा नहीं कि वो
बीजेपी कल सत्ता में नहीं रहेंगी तो आरएसएस कल समाज में नहीं रहेगा, या उनके वॉलेंटियर्स या सो कॉल उनके स्वयं सेवक जो है वो नहीं रहेंगे। एक दीर्घ काल के लिए समाज में उन्होंने अपनी जड़ें बहुत मजबूत बना चुकी है। अपना एक कैडर बेस नेशनल लेवल का एक उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बात वो लोगों के जहन में डालना चाहते हैं, जो गुस्सा, जो नफरत, जो विष वो लोगों के जहन में डालना चाहते हैं, वो सक्सेसफुली उन्होंने डाल दिया है। और लंबे अरसे तक इसका असर समाज में दिखेगा। अब सवाल यह है कि जो लोग पीड़ित है और पीड़ित होने के बाद जागरूक भी है या पीड़ित समाज से आते हैं, उनकी यह जिम्मेदारी थी कि समाज में, खासकर पढ़े लिखे हुए लोगों की जिम्मेदारी थी कि समाज में इस तरह का कोई एक नेशनल लेवल का सामाजिक मूवमेंट, सामाजिक संगठन जो केवल बातें नहीं करता हो लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज काम करता हो। अब वो इंस्टीट्यूशनलाइज काम क्या है? हर गली में आज आपको सरस्वती विद्या मंदिर दिखता है। आप यहां तक के इंटीरियर पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट में आरएसएस का स्वयंसेवी आपको दिखता है। अगर कोई नौकरी पेशे वाला इंसान है, वो 8 घंटा नौकरी करके आएगा, 1-2 घंटा अपने घर में समय बिताएगा, अपना झोला उठा के अपने एरिया में घूमने चला जाएगा जो उसको एरिया दिया गया है, और उसका जो काम है वो करके आ जाएगा। यदि आप उससे डिबेट करोगे, और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आम्बेडकराइट आरएसएस के किसी भी वॉलेंटियर को डिबेट में कभी भी हरा सकता है, क्योंकि दे आर नॉट साइंटिफिक इन देयर नॉलेज। उनकी बातें झूठी है, उनका इतिहास झूठा है, लेकिन वो आपके सामने हा हा करके निकलेगा, लेकिन कल दोबारा से वही करेगा जो उसे करना है। और यह होता है किसी भी संगठन का कमिटमेंट, कि जो संगठन की दिशा है, जो संगठन का कहना है, वो संगठन का ऊपर का लीडर, संगठन का बीच का लीडर, संगठन का छोटा कार्यकर्ता वही बात करेगा जो संगठन उसे कहलवाना चाहता है। और तभी जाके, चाहे वो बात झूठी क्यों ना हो, कोई भी सामाजिक मूवमेंट तब सक्सेसफुल होती है जब उस समाज में ऐसा कोई संगठन हो जो दक्षिण में भी एक ही बात करता हो, उत्तर में भी एक ही बात करता हो, पश्चिम में भी एक ही बात करता हो, पूर्व में भी एक ही बात करता हो, नीचे भी एक ही बात करता हो, ऊपर भी एक ही बात करता हो। तब जाके एक विचारों को गढ़ा जाता है। और विचारों का गढ़ना यह है कि आप नया मनुष्य बनाते हो, क्योंकि ऑल ऑफ अस, हम जितने भी लोग यहां पर हैं, हम किसी विचार से यहां पे जुड़े हुए हैं, और क्योंकि कई हद तक एक सम विचार हमारे अंदर है, और इसीलिए हम आज यहां पर बैठे हुए हैं। ये सम विचार बनाने का मतलब है एक पूरी जनरेशन को बनाना। और जब नए विचारों को गढ़ा जाता है तो समाज एक नया रूप लेने लगता है, इंसान एक उस तरीके से बनने लगता है। अगर हम केवल हाड़ मास के होते, अगर हम केवल हाड़ मास के होते, खाते पीते सो जाते, अगर यही प्रक्रिया होती तो हमको विचारों की जरूरत नहीं होती। बट वी एज ए ह्यूमन बीइंग, वी नीड ए थॉट टू लिव, राइट? मनुष्य हो जब हम हैं तो हमें विचार भी चाहिए जीने के लिए। और इसीलिए हर समुदाय, और हर समुदाय में हर व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा विचारों की तलाश में रहता है कि उसे कोई विचार मिले और वो अपने आप को बनाए। छोटा सा बच्चा माँ बाप से विचार लेता है कि बेटा तुला काय बनायचं आहे मोठा होऊन, मला डॉक्टर बनायचं आहे, इंजीनियर बनायचं आहे। व्हाट इज दिस? ये किससे विचार ले रहा है? पेरेंट्स से। तो माँ बाप पहला इंस्टीट्यूशन है, फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, प्राथमिक इंस्टीट्यूशन है जो मनुष्य को बनाता है। फिर जब समाज में जाता है, जब टीनेजर 14 साल 12 साल का होता है, अपने आसपास के बच्चों के साथ रहता है, तो वो उनसे जो सुनता है तो उससे प्रभावित होता है। और हर जीवन के हर काल में, जीवन के हर टप्पे में हम लोग उस अलग अलग विचारों की तलाश में होते हैं। और जब विचारों की तलाश में होते हैं तो विचार बताने वालों की भी तलाश में होते हैं। और विचार बताने वाले कौन रहेंगे? फिर विचार बताने वाले समाज के वॉलंटियर्स रहेंगे, जिन्हें आरएसएस स्वयं से ही कहता है। तो उनके पास समय, वो उनके लोग हैं
कि जो वो उन विचारों को बता रहे हैं, और वो विचार बहुत ही बुरे विचार है, किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत के विचार है, महिलाओं की आजादी के खिलाफ के विचार है, किसी धन्ना सेठ की संपत्ति को बरकरार रखने के विचार है। लेकिन उनके विचार है क्योंकि उनके पास समाज में एक बड़ा वॉलंटियर फोर्स है, जैसे मैंने कहा, जो 8 घंटा काम करने के बाद में वो अपना झोला उठा के समाज में घूमता है जहां पे उसे घूमना चाहिए। हम लोग विचारों की बात कब करते हैं? जब रिटायर हो जाते। व्हेन वी आर इन अ जॉब, तब हम लोगों को लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और बहुत लोगों को यह भी लगता है कि हमारे बच्चों को इसकी क्या जरूरत है। और उसके दुष्परिणाम आज के इस तारीख में केवल मूवमेंट लेवल पे नहीं हुआ है हमको। जैसे मैंने कहा कि सोशल मूवमेंट में हम फेल, राजनीतिक मूवमेंट में फेल, लेकिन उसके सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हुआ है वो हमारे आर्थिक हालतों पर हुआ है। अब आप बोलोगे कैसे? तो वो ऐसे कि भारत का संविधान लागू होने के बाद में ज्यादातर जो नौकरियों में हमारे लोग गए हैं, छोटी मोटी बड़ी जो भी नौकरी है, ये जो शिक्षा मिली है, जो पहली जनरेशन 60 के दशक में खास करके आजादी के बाद में संविधान लागू होने के एक दशक बाद, 15-20 साल बाद, एक जनरेशन तैयार हुई जो एक बेसिक एजुकेशन ले पाई, गरीब थी, गांव कुचे से आके पढ़ाई की, और वो जनरेशन नौकरी में लगी। अरे पूरे भारत का चित्र है, जो कभी कोई क्लर्क बना, कोई बड़े पोजीशन पे भी गए। अब ये वर्ग तैयार हुआ, क्यों? क्योंकि एक संविधान सुनिश्चित करने वाली एक तरतूद थी जिसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं। उसके बाद में 90s के टाइम पे हमारे समाज के मिडिल क्लास को ये लगने लगा, पढ़े लिखे समाज को हमारे लगने लगा कि अभी हमारे बच्चे जो है सरकारी नौकरी में नहीं भी जाएंगे तो प्राइवेट में नौकरी कर लेंगे, और प्राइवेट में जब नौकरी करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, कुछ फॉरेन भी चले जाएंगे। तो उनके बच्चे गए भी। क्यों? क्योंकि एक जनरेशन के पास कैपिटल था, पिताजी के पास, माताजी के पास कैपिटल था, जो फर्स्ट जनरेशन से आ रहा था। अभी ये देखिए तो वो जनरेशन जो आज आपको हमारे इस बीच लोग दिखते हैं, फॉरेन में, इंडिया में, यहाँ वहाँ बात करते हुए, अच्छा खाते पीते हुए गाड़ी में, ये वो जनरेशन के लोग हैं जिनको आरक्षण का पहले जनरेशन को फायदा हुआ। दूसरी जनरेशन ने उस पिताजी के, माताजी के पैसों को इस्तेमाल करके अच्छी शिक्षा हासिल की और वो आगे बढ़े। अभी लेकिन वो बंद हो गया है। नाउ देयर इज अ हॉल्ट। और हॉल्ट कैसे है? क्योंकि 90s के बाद में जो आपका आरक्षण था वो कम हुआ। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम आपका 15-16% आरक्षण खत्म करते रहे, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि ये जो सरकारी खाता है, ये जो सरकारी कंपनी है, ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है, इसको हम प्राइवेट कर देंगे। और वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से तो नौकरियां तो प्राइवेट हुई, और प्राइवेट सेक्टर बोलता है हम तो प्राइवेट है, हम क्यों आरक्षण देंगे। तो नौकरी में जो आंकड़ा बताता है 90s के बाद का, वो ये बताता है कि शेड्यूल कास्ट का आज के इस दौर में, नए आंकड़े मुझे पता नहीं अभी और आएंगे जो कि बुरे आंकड़े होंगे, मुझे बिल्कुल यकीन है, जो नए आंकड़े, लेकिन जहां तक कि मैं जान रहा हूं, ये कह रहा है कि पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केवल 4% लोग सरकार, यानी फैमिली में से 4% लोग बाकी जो लोग हैं वो रोजी रोटी के लिए गांव में किसी की जमीन पे काम कर रहा है, शहर में किसी का गटर साफ कर रहा है, किसी का रिक्शा खींच रहा है, किसी बनिया, मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी, किसी खत्री के यहाँ पे 12 घंटा 18 घंटा काम कर रहा है। हमारी औरतें दूसरे घर में बर्तन मांज रही है, कोई किसी का पैखाना साफ कर रही है। ये सब समाज की स्थिति है, सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन समाज की स्थिति है। आंकड़े यही कहते, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे। ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 90s के बाद में, जब कांग्रेस के समय में एलजीबी पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट मार्जिनलाइज सेक्शन पर हुआ, खास करके जिसे
पहले अछूत कहा जाता था, अनटचेबल कहा जाता था, संविधान ने उन्हें शेड्यूल कास्ट कहा, उस समाज के ऊपर सबसे ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि ना उसके पास जंगल है, ना उसके पास कभी जमीन रही है, जो जमीन भी रही है वो थोड़ी रही है। उसका जो बड़ा तबका रहा हुआ है वो जमीन पे मजदूरी करने वाला रहा हुआ है, तो मजदूर तबका रहा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा, यहां पर बहुत हमारे समाज के बुजुर्ग बैठे हैं, अगर मैं किसी को पूछूं तो जरूर ये बताएंगे कि उनके माता पिता ने कितने कष्ट किए उनको एजुकेशन मिलने के लिए, या उन्होंने भी कितने कष्ट किए एजुकेशन पाने के लिए। अभी दोबारा से हम उस हालत में हैं जहां पे लोग ये तो कह रहे हैं कि यू आर फ्री टू हैव एजुकेशन। मैंने अभी बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक टॉक दिया था, टॉक का टाइटल यही था, फ्रीडम विदाउट जस्टिस। अभी मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप मेरे स्कूल में आ सकते हो, आपको आजादी है। पहले कहते थे कि नहीं आप अछूत हो, आपको आजादी नहीं है। संविधान लागू होने के इतने साल के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं एक बनिया हूं, मैं स्कूल चला रहा हूं, मैं किसी बड़ा इंसान हूं जो बड़ी प्राइवेट स्कूल चला रहा हूं, तो मैं आपको ये कहूंगा आपको पूरी आजादी है पढ़ने की, आप मेरे स्कूल में पढ़ सकते हो, है आजादी। लेकिन मेरे स्कूल की फीस साल की 5 लाख है। किसी मजदूर का बच्चा जो शेड्यूल कास्ट का है, आदिवासी है, ओबीसी है, नॉमैडिक ट्राइब है, वो अपने बच्चों को वहां पढ़ा पाएगा? सो वी हैव अ फ्रीडम बट वी डोंट हैव अ जस्टिस। क्योंकि 90s के बाद में केवल सरकारी कंपनियां प्राइवेटाइज नहीं हुई, तो मार्केट के खोलने के नाम पे शिक्षा को भी प्राइवेटाइज किया गया। और शिक्षा को कैसे प्राइवेटाइज किया जाता है? अगर ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये अच्छी चल रही है, यहां पे गरीब का बच्चा अगर पढ़ रहा है, तो इस गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षा का बजट सरकार ने हर साल, अगर आप शिक्षा का बजट देखोगे तो भारत में शिक्षा का बजट 90s के बाद में हर साल धीरे 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 कम होते होते इतना कम हुआ कि आज सरकारी जो स्कूलें हैं, हजारों स्कूलें आज महाराष्ट्र में बंद हुई है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं ये जो मार्क्स हमको बता रहा है या बता के गया, ये बुद्धा ने हमको 2500 साल पहले बता के गए। लेकिन हमने उस बात को ठंडे बस्ते में डाला और हमने खाली मन की गरीबी और मन की शांति के लिए बुद्धा को, मैं अगर ये शब्द का इस्तेमाल करूं तो आपको बुरा ना लगे कि हमने केवल बुद्धा के मन की शांति को इस्तेमाल किया खुद के लिए, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि अगर हम खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं करते और हम समाज के लिए करते, तो आप जानिए कि बाबा साहब का जो विजन था, बाबा साहब जब जाने के पहले जब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बना के गए, मिलिन कॉलेज जैसा एक ऐसी जगह बना के, जो बाबा साहब का ड्रीम था दैट द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विल कम हियर, दे विल स्टडी हियर। एंड उन्होंने जो हॉस्टल्स बनाए वहां पे बैठ के जो बताया कि इस तरह के कैसे हॉस्टल बनाए जाए, तो बुद्धि स्ट्रक्चर से हॉस्टल बनाए जाए, क्या नाम दिया जाए, नाक्सेन नाम दिया जाए। बाबा साहब ने उस बुद्धिज्म से प्रेरणा लेके समाज के लिए एक जगह बनाई। लेकिन आज आप पता है, आप कभी जाते हो वहां पे, देखते नेता तो छोड़ दीजिए, हमारे समाज के नेता को तो हम गाली दे ही सकते, लेकिन जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको वोट मांगने नहीं जाना है, जो उस जैसे संस्थाओं से पढ़ा लिखा, जो आईएएस बना, आईपीएस बना, जो डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, इंजीनियर बना, उसको वो टूटी हुई दीवार नहीं दिखती उस हॉस्टल की, उसको वो बाबा साहब का मिलिन कॉलेज खस्ता हुआ नहीं नजर में आता है, उसको जो ईंटें जो बाबा साहब ने लगाई थी टूट रही है, बिखर रही है, वो नहीं दिखता है। क्योंकि वो मग्न है आंख लगा के बुद्धा के सामने, वो अपनी आंतरिक शांति को ढूंढ रहा है। उसको जो सामने चलने वाला साइकिल रिक्शा खींचने वाला दिन भर का वो शेड्यूल कास्ट, वो आम्बेडकराइट नहीं दिख रहा है, जो अपने रिक्शा के ऊपर साइकिल रिक्शा पे नीला झंडा लगा के घूम रहा है, उसको दिख रहा है। मुझे लोग पूछते हैं कि हमारे बच्चों को कैसे फॉरेन भेजा जाए, और खास करके वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कैसे भेजा जाए, मदद भी करता हूँ। लेकिन जब उन्हें बाद में पूछता हूँ कि आपके बस्ती के एरिया में एक झोपड़पट्टी है, वहाँ पे हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप आके हमको एक कूलर भी गिफ्ट कर सकते हैं, तो उनका जवाब नहीं आता है, आप अकेले मत करो, हम मुझ जैसे हम लोग, हमारे तमाम जो लोग, अभी हमने इतने सेंटर बनाए, एक पुणे में हमारा सेंटर बन रहा है, झोपड़पट्टी में अभी एक बिजनबाग में नागपुर में बना, जिसमें हमारे गरीब बच्चे जिनके घर में खाने पीने के लिए भी नहीं है,
वो बच्चे, अभी हमारे 13 बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि समाज में कुछ ऐसे लोग नहीं है, ऐसे कुछ चंद लोग हैं, इसलिए हम लोग सब चीजें कर पा रहे हैं। लेकिन समाज में इन चंद लोगों के रहने से नहीं होगा, पूरे समाज को उस तरीके से परिवर्तित होना पड़ेगा। और ज्यादा जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका शत्रु सत्ता में पूरा काबिज है, वो केवल राजनीतिक सत्ता में काबिज नहीं है, वो सांस्कृतिक और आर्थिक सत्ता में भी पूरा काबिज है। उसने अपने करोड़पति, अपने कैपिटलिस्ट बनाए, अडानी अंबानी, जो निरंतर अपनी संपत्ति के द्वारा उनके राज को टिकाने के लिए काम करेंगे। दबे कुचले समाज के पास कोई संपत्ति नहीं है, और यही बात कांशीराम साहब को पता थी कि दबे कुचले समाज के पास कोई संपत्ति नहीं है, तो फिर मूवमेंट कैसा खड़ा किया जाएगा। इसलिए उन्हें समाज में जाके, जो साइकिल इज ए सिंबल, कांशीराम साहब जब साइकिल चला रहे हैं तो उसका केवल इतना भर मतलब नहीं है कि कांशीराम साहब बहुत महीने से साइकिल चला रहे हैं, उसका दूसरा मतलब यह भी है कि उस समाज के उस कोने में जा रहे हैं, उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति रहता है, और उस व्यक्ति को यह हौसला दे रहे हैं कि तेरी ये जो हालात है, ये हालात बदल सकती है, इन विचारों से बदल सकती है, इस संगठन का पार्ट बनने से बन सकती है, और साथ ही साथ तू अगर तेरे पास 2 रोटी है तो 1 रोटी देना पड़ेगा। और वो गरीब समाज ने दिया, वो गरीब समाज ने, अगर उसके पास 2 रोटी थी, मुझे याद है मैं झोपड़पट्टी में धम्मदीप नगर में पला बड़ा, मेरा भाई, तब मैं छोटा था, स्कूल में था, मेरा भाई किसी आके मजदूरी करता था, लेकिन वो कांशीराम साहब के एक भाषण सुनने के बाद में हर महीना बामसेप और बीएसपी को मनी ऑर्डर भेजता था अपने सैलरी में से निकाल के, ये कहते हुए कि मैं खुद के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं मेरे वो आने वाली पीढ़ी को दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं स्कूल नहीं जा सका तो मेरी आने वाली पीढ़ी तो जा सके। तो इसीलिए आज वक्त आ चुका है कि व्हेन वी डोंट हैव रिसोर्सेस, ऐसी हालत में जहां पर आज हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, ना मीडिया आपका है, ना मनी है आपके पास, ना माफिया है, और इस तंत्र से आज की सरकार चल रही है, इस राज्य की सरकार चल रही है, देश भर की सरकार चल रही है, मीडिया, माफिया, मनी। मीडिया भी इस देश का ऊंची जाति का है, माफिया भी ऊंची जाति का है, और इस देश के पास मनी भी ऊंची जाति के पास है। तो बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए पास उनके पास तमाम तरीके हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि यह वक्त किसी मंच पे चढ़ के छाती ठोक के केवल तालियां बटोरने का नहीं है, यह वक्त है 2 कदम पीछे हटके एक जगह इकट्ठा होके एक ऐसी योजना बनाने का, एक ऐसा मंथन करने का जहां पे समाज को नई दिशा मिले। और समाज की हम लोग क्या चाहते हैं, चेंज एकदम इमीडिएट चेंज चाहते हैं, इमीडिएट चेंज नहीं आएगा। अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हो और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे चल रहे हो तो बदलाव धीरे धीरे दबे पांव से आएगा, और वो दबे पांव का जो बदलाव अगर आना है तो उस बदलाव के लिए हमको संगठनात्मक ताकत, और खास करके सबसे पहले इस विचारों को अपने जहन में डालना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग वी आर जस्ट बंच ऑफ सम एजुकेटेड पीपल। जब 14 अप्रैल आती तो उसको जयंती सेलिब्रेट करते हैं, आज कांशीराम साहब की जयंती है तो उनको सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग जयंती सेलिब्रेट कर करके, मैं नहीं कर रहा, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमने पुतलों के लिए संघर्ष किया, हमने जयंती मनाने के लिए भी संघर्ष किया है, लेकिन अब वो लड़ाई हम जीत चुके हैं। अभी इस देश का ब्राह्मण जो अपने डाइनिंग टेबल पे हमको गाली देता होगा कोस कोस के, जो बाबा साहब को गाली देता होगा कोस कोस के, वो बाहर आके उसको अगर नेता बनना है तो कहेगा कि मैं बाबा साहब का स्टैचू लगा दूंगा, उससे उसको परहेज नहीं है। वो लड़ाई हम जीत चुके हैं, बाबा साहब की स्टैचू की नाम की लड़ाई हम जीत चुके हैं। अभी वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस, हमको इसके आगे आगे बढ़ना होगा। हमको आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी है, उसके इर्द गिर्द के सवालों को नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन 2 कदम उसके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और वो 2 कदम आगे बढ़ना मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक है आर्थिक छोर पे और दूसरा है सामाजिक छोर पे। आर्थिक छोर पे क्योंकि आपका सबसे बड़ा लेबर सेक्शन है, चाहे मुंबई देख लीजिए, बैंगलोर देख लीजिए, चेन्नई देख लीजिए, कोई भी महानगर देख लीजिए, ये महानगरों की जो इकोनॉमी है ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इनफॉर्मल है नहीं कि वहां पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर मैं एक कारखाना चला रहा हूं तो मैं आपको कहूंगा कि आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा और मैं आपको ये 5,000 रुपए 6,000 रुपए दूंगा।
You don't have no right. You have no right to go and complain somewhere कि अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूं या बॉम्बे में रह रहा हूं तो बॉम्बे और दिल्ली में रहने के स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे को इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, आपके पास वो कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो फॉर्मल इकोनॉमी का नहीं है। जैसे अगर आप यूएस में जाते हो, अमेरिका में एवरीथिंग इज अ फॉर्मल इकोनॉमी, कि अगर घर में आप अगर मेड भी लगाते हो तो उसको भी आपको तनख्वाह सरकार ने बनाए हुए नियमों के हिसाब से देना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत सारे यूएस के लोग या तमाम तरह के आधुनिक प्रगतिशील जिनकी प्रगति जिन देशों की हुई आर्थिक प्रगति, वहां पे यदि आप जाते हो तो बहुत बड़ा तबका घर में काम करने वाले मेड नहीं लगा पाता, जिसे मेड कहते हैं। क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि महंगा होता है। इसलिए भारत के बहुत सारे लोग जो विदेश में बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वो यहां से लोगों को लेके जाते हैं अपने यहां मजदूरी करने, और वहां बताते नहीं कि मजदूरी कर रहे हैं। उसमें से हमारी एक ऑफिसर भी थी जिसको पकड़ा गया था यूएस में, और पकड़ने के बाद वो दीक्षा भूमि आई थी, उसके पहले कभी नहीं आती थी। तो कुछ कुरीति या कुछ गलतियां हमारे समाज में भी है। समाज की याद उनको तभी आती है जब डंडा ऊपर से के पड़ता है। तब तक समाज के मजदूरों को याद नहीं आई कभी, तब तक वो झोपड़ों में बैठने वाले लोग याद नहीं आए जो आपके रिजर्वेशन के लिए सड़कों पे उतर के लाठियां खाते हैं। क्योंकि आप तो अपने घरों में बैठते हो, हम अपने घरों में बैठते हैं, आपके बच्चे कहीं और पढ़ने लिखने चले जाते हैं। डंडा खाने वाला तो वही मजदूर का बच्चा है, जो सड़कों पे झंडा लेके निकलता है वही औरत है। मैं अभी भी दीक्षा भूमि में जाता हूँ, बचपन से जाते आ रहा हूँ, और एक बात हमेशा देखता हूँ कि बूढ़ी औरतें अपना सफेद साड़ी पहन के, आपण त्याला मराठी में लुगड़ा म्हणतो, सच ओल्ड वुमेन दे कम ऑल द वे, वॉक करते करते हाथ में नीला झंडा, वो कमिटमेंट। किताबें नहीं पढ़ी होगी। इवन जब रिडल्सन हिंदुज्म का आंदोलन हुआ बॉम्बे में, जिन लोगों को पढ़ना भी नहीं आता था वो भी उस किताब के आजादी के लिए वहां पे लाठीचार्ज खाने के लिए मौजूद थे, क्योंकि उनको पता था ये हम किस लिए कर रहे हैं, हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो पीढ़ी निकली, जो पीढ़ी 60-70 के दशक में आरक्षण का फायदा लेके निकली आगे, दे हैव फेल्ड टू ट्रांसफर द आइडिया अपने बच्चों के जहन में कि मूवमेंट क्या है और मूवमेंट में जाना कितना जरूरी है। ये कोई बोरिंग वाला काम नहीं है, और आप कोई कूल नहीं हो जब आप जाते नहीं हो। जो पढ़े लिखे समाज के, जो नौकरी पेशे वाले जिनके बच्चे हैं, दे फाइंड इट अनकूल, उनको सही नहीं लगता है। क्या है, उनको लगता मैं इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, दिस इज इनफ। बट दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि आज जब आपके बच्चे इसी सरकारी स्कूल कॉलेज में डॉक्टर इंजीनियर या जो बन रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, वहां पे आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड जो आईआईटी में अभी भी पढ़ रहे हैं, जो इंजीनियर है, और जो वो अपनी बताते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो आईआईटी से पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकरी भी था, वो जब लेकिन अपनी पूरी दास्तां आईआईटी की बताया तो बताया कि पूरे आईआईटी में, उनको पता था मैं शेड्यूल कास्ट हूं, लेकिन पूरे आईआईटी में मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि खुद को मैं शेड्यूल कास्ट बोलूं या जय भीम जोर से बोलूं। इस तरह की हमारी दशा है कि वहां पे जैसे ही हम बोलेंगे हमको टारगेट किया जाएगा। आईएम की यही बात है, आईएम में तो आरक्षण ही नहीं है। अभी भी हमारे लोग, कुछ चंद लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ एक लड़ाई जीती भी है। मैं जेएनयू में पढ़ा हूं, जेएनयू में तो राजनीति का वातावरण है, वो होने के बावजूद भी, इतना प्रगतिशील होने के बावजूद भी, वहां के प्रोफेसर अगर पता चले शेड्यूल कास्ट बच्चा है, ये शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट है, तो बराबर सटल तरीके से आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर देते हैं। आपको कोई फॉरेन की स्कॉलरशिप मिली, आपके पेपर पर सिग्नेचर ही नहीं हुए, आपके प्रोफेसर को लेटर भेजना है फॉरेन यूनिवर्सिटी में, आप उन्होंने लेटर भेजा ही नहीं, और बाद में बोला अरे आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। लेकिन जो बच्चा जो चुप चुप के डर डर के जय भीम नहीं बोल रहा था, उसके पास कोई सपोर्ट बेस भी नहीं है, ना वो किसी को बता पा रहा है, या माँ बाप ने बता के रखा था कि बेटा बोलना नहीं, जय भीम नहीं बोलना। अब उसके पास ना बात करने के लिए कोई है, ना माँ बाप को बोल सकता है, क्योंकि माँ बाप ने, उसको लग रहा है कि मेरे को इतने मेहनत से पढ़ा, इतना पैसा वैसा लगाया, ट्यूशन भेजा, ये सब किया, अभी मेरे के पास क्या बचा, मैं अच्छा करने के बावजूद ही मुझे प्रोफेसर फेल कर रहा है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता है, और वो सुसाइड कर लेता है। और सबसे ज्यादा सुसाइड, आंकड़े ये कह रहे हैं अभी इस तरह के तमाम संस्थानों में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के और ओबीसी के, यहाँ तक कि प्रोफेसर पर वहां जो पढ़ाने वाले हैं वो अपने अत्याचारों को सहन नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे केसेस तो प्रोफेसर की भी सुसाइड की आ रही है।
तो एक तो ये छोड़ रहा। तो जो मैं कह रहा था कि आर्थिक लेवल पे आपकी सबसे बड़ी जो इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इट्स नॉट अ फॉर्मल इकोनॉमी। और जब इनफॉर्मल इकोनॉमी तो इसमें कोई नियम नहीं है, और जब नियम नहीं है तो मैं अगर कोई फैक्ट्री चला रहा हूं या कोई कारखाना चला रहा हूं, या समझ लीजिए कि मैं, मेरा घर है और मैंने किसी मेड को हायर किया मेरे घर के साफ सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए, तमाम काम करने के लिए। अब मैं उसके साथ में निगोशिएट करता हूं कि मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, मैं तेरे को 200 रुपए दूंगी महीने का, करना है तो करने तो निकल, तू जैसे 36 है। क्यों? क्योंकि गरीबी इतनी है कि तू नहीं करेगी तो कोई और आ जाएगा, कोई नियम तो नहीं है। ये मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जब फर्ज कीजिए, और ये इस तरह से भारत की पूरी इकोनॉमी आज के तारीख में चल रही है। छोटी सी इकोनॉमी जो फॉर्मल इकोनॉमी है, जो सरकारी नौकरियां है और जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरियां है, वो फॉर्मल इकोनॉमी का थोड़ा बहुत हिस्सा है। वहां पे अभी आपके लोग नहीं रहे। वहां पे कैसे नहीं रहे? सरकारी क्षेत्र में आरक्षण को खत्म किया, और जैसे भी बैक एंट्री से भी लोग ये लोग ले रहे हैं। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़ा सेक्टर, जिसमें ये लोग ये कहते हैं कि मेरिट के आधार पर लोगों को हायर करते हैं, लेकिन जो अभी नया अध्ययन आ रहा है, जो भी सुखदेव थोराट सर जो यूजीसी के चेयरमैन थे, उनके अध्ययन में यह आया कि जब शेड्यूल कास्ट का बच्चा, आदिवासी का स्टूडेंट, सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी सेम नौकरी के लिए जब अप्लाई करता है तो उसको इंटरव्यू कॉल नहीं आता है। ऐसा उन्होंने स्टडी किया। एक गुड नंबर ऑफ, एक अच्छे नंबर का उन्होंने भेजे एप्लीकेशन, और अपर कास्ट के नाम के एप्लीकेशन भेजे। सबसे ज्यादा इंटरव्यू कॉल अपर कास्ट को आया। आपको लगता है कि इतना मुश्किल है मुझे आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में, इतना मुश्किल है मुझे आपके बारे में जानकारी निकालना? या किसी एक इस तरह की कंपनी को जो सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलकर काम करती है, उसको इतना मुश्किल है किसी व्यक्ति के बारे में जानना कि उसकी जात क्या है? वो बहुत ही यानी मूर्खता वाली बात होगी अगर हम ये कहेंगे कि उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है ये जानना कि आपकी जाति क्या है। और उस आधार पर इस सो कॉल्ड नए डेटा का इस्तेमाल करके आज हमारे बच्चों को क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उस बड़ी पोजीशन पे नहीं जाए, वो नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपको कोई सीईओ जो हमेशा दिखेंगे बड़े बड़े कंपनी के, दे आर मोस्टली अपर कास्ट। एंड नाउ इवन इन यूएस, जब हमारे लोग अमेरिका में जा रहे हैं ये सोच के कि चलो यहां से मुक्त होके, यहाँ के जाति और ये सब जंजाल से मुक्त होके मैं किसी पश्चिमी देश में जाके अपनी नौकरी करूंगा, तो अभी यूएस से पता चल रहा है कि यूएस में भी अपर कास्ट हमसे पहले गया हुआ है, और उसने एक नेटवर्क बना लिया अपने आपस में। वो जैसे ही पता चल जाता है कि ये अलाना फलाना ये है, उसको वही रोक देते हैं। और इसीलिए यूएस में वहां पे एंटी कास्ट बिल लाने की बात की जा रही है। तो आपका दुश्मन हर जगह फैल गया है, लेकिन हम किस बात में मग्न है, हम किस जश्न में मग्न है, सवाल हमको पूछना चाहिए। किसी नेता की वाहवाही करने के लिए, या बाबा साहब और बुद्धा को आंख मूंद के केवल उनकी जयंती सेलिब्रेट करने के लिए? दीज आर सम स्टार क्वेश्चन वी नीड टू आस्क टू आवरसेल्फ। और क्योंकि हम आज कांशीराम साहब को याद कर रहे हैं, तो कांशीराम साहब ने एक बात बहुत सही कही थी उनके एक भाषण में कि किसको सोशल जस्टिस मांग रहे हो आप? किसको जस्टिस मांग रहे हो? जो बैठा है आपके साथ इनजस्टिस करने के लिए, तो वो तो आपको जस्टिस नहीं देगा, तो फिर अभी करना क्या चाहिए? तो इसीलिए आर्थिक चोर पे जो तमाम बड़ा आपका तबका है जो मजदूर है, जब तक हम अपने लेबर यूनियन दोबारा से नहीं बनाएंगे, जब तक हम हमारे लेबर कोऑपरेटिव्स नहीं बनाएंगे, जब तक हम गली कुचलों में जाके अपने ये सफेद शर्ट को मैला नहीं करेंगे, तब तक नई मूवमेंट खड़ी नहीं होने वाली है। केवल अंबेडकर का पीछे नाम लगाने से और जय भीम नमो बुद्धाय करने से बात नहीं चलने वाली। केवल एक बड़ी सभा करके नहीं चलेगा, अभी छोटी सभाएं करनी पड़ेगी। उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो आपका झंडा लेके कभी भी निकल जाते हैं। गलियों में जाना पड़ेगा, कुछों में जाना पड़ेगा, कस्बों में जाना पड़ेगा, गांवों में जाना पड़ेगा। और ये जैसे मैंने बोला कि अगर लेबर हमारा है, क्योंकि अभी जो आंकड़े ये कह रहे कि भारत सरकार कैसे रेवेन्यू कमाती है, भारत सरकार का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आता है वो जीएसटी से आता है, बराबर। अभी जो आंकड़े कह रहे हैं कि भारत सरकार का जो जीएसटी है
वह सबसे ज्यादा उन लोगों से नहीं आ रहा है जो इस देश के धन्ना सेठ है। सबसे ज्यादा जीएसटी भारत का इस देश के मजदूर तबके से आ रहा है। और ये मजदूर तबका कौन है? क्या इस देश का बामन है? इस देश का बनिया है? इस देश का खत्री है? आप मजदूर किसको देखते हो? किसी खत्री को देखते हो? किसी पंडित को देखते हो? किसी सिंधी पंजाबी मारवाड़ी को देखते हो? ये मजदूर कौन है? मजदूर तो एससी एसटी ओबीसी तबका है। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी ये कहती है कि भारत का जीएसटी जो है उसका 70% के आसपास का हिस्सा जो है भारत सरकार जो मुनाफा कमा रही है वो इस मजदूर तबके से कमा रही है। वो कैसे? अगर मैं अमीर आदमी हूं तो मुझे अगर शर्ट लेनी है तो आई वोंट बाय शर्ट फ्रॉम इंडिया, मैं दुबई या फ्रांस से कहीं शर्ट खरीदूंगा, राइट? मैं यहां तक कि इनके मसाले और चाय बाहर से आती है। लेकिन जो मजदूर तबका है वो पेन से लेके सुई धागा से लेके अपने जीवन मरण की हर चीज वो आज कमाया कल खरीदा। अगर वो बड़ा पाउच नहीं ले सकता तो छोटा 2 रुपये वाला पाउच लेगा। तो इससे जो रेवेन्यू आता है इसमें जीएसटी इन्वॉल्व होती है। 2 तरह के टैक्सेस होते हैं ना, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो मेरी संपत्ति पे लगता है, जो मैं कमा रहा हूं, मेरी आय पे लगता है, इसलिए उसे आयकर कहते हैं। वो तबका तो भारत में एक छोटा तबका है और वो अपर कास्ट भी है। जो बड़ा तबका है, जो मजदूर है, जो आज कमा रहा है, आज खा रहा है, कल का नहीं पता क्या करेगा, वो तबका रोज खरीद रहा है, वो महीने में एक बार नहीं खरीद रहा है। जैसे आप अगर कुछ मिडिल क्लास लोग यहां पर हो गए, आप महीने का सामान भरते ना घर में, आप महीने में एक बार खरीदी करते, उसमें डिस्काउंट देख के, डीमार्ट में जाके या किसी इसमें जाके। जो बड़ा मजदूर तबका है वो आज कमाता है, आज खाता है। तो जो एवरीडे इकोनॉमी है, रोज जो इकोनॉमी है भारत की, जिसमें जिसको लिक्विडिटी कहते हैं, जिससे पैसे का चलन होता है, पैसे का लेन देन होता है, वो पैसे का लेन देन इस मजदूर तबके के खरीदने से होता है। ये जो खरीदता है, और किससे खरीदता है? बनिया से खरीदता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने कभी कोई कोऑपरेटिव नहीं बनाई। अगर आपने अपना मिल्क कोऑपरेटिव बनाया होता, आपने अपना लेबर कोऑपरेटिव बनाया होता, इस तरह के तमाम कोऑपरेटिव बनाए होते तो कोऑपरेटिव की दुकानें चलती हमारी, और हमारा मजदूर तबका उस कोऑपरेटिव से खरीदता। तो समाज का पता समाज में रहता, समाज के उत्थान में आता, जिससे हम समाज के लिए अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन बना पाते, अस्पताल बना पाते। आज जहां मैं रहता हूं, उत्तर नागपुर झुबड़पट्टी एरिया है, मैं जब भी जाता हूं मुझे कुछ खबरें जब सुनाई देती है, बिकॉज मैं अभी पूरे भारत हम लोग घूमते रहते, और मैं जब भी नागपुर आता हूं तो कुछ ना कुछ बुरी खबर सुनने को मिलती है। एक बात से मैं अपने बचपन से मैं एक बात हर बार देख रहा हूं, कुछ तो मौतें भी मैंने महिलाओं की देखी है कि प्रेग्नेंट है, उसको उस उत्तर नागपुर से आने के लिए उसको आना पड़ता है इधर डागा या मेवा है कहीं पे। कभी कभी इतना ज्यादा दर्द उसके शरीर में होता है कि वो जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। ऐसे बहुत बार हुआ है। पूरे हमारे उत्तर नागपुर में एक सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पे वो गरीब औरत अपने बच्चों, बच्चा उसका जन्म होने के पहले मर जाता है, वो औरत 50-60 साल में ही, उसके पहले ही बहुत सारी औरतें हमारी गुजर जाती, क्योंकि प्रोटीन जो फूड उनको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तमाम तरह की समस्या, मैं समस्याओं को लेकर आपको ये बताइए कि उदास नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कहां चोट करनी है। जब आप हर तरीके से हार गए हो तो अभी दोबारा समाज में, जैसे मैं कह रहा हूं, आर्थिक दिशा में जब तक हम अपने लेबर यूनियन नहीं बनाते, क्योंकि अगर मेरा लेबर है और मेरे जीएसटी से भारत सरकार चल रही है, उसका 70-80% रेवेन्यू भारत सरकार का अगर मजदूर तबके से आ रहा है तो हमें सवाल पूछना पड़ेगा हमारा हिस्सा कहां है यहां पर। क्योंकि जो टैक्स देता है वो ये कहता है कि मैं तो टैक्स पेयर हूं, रोड अच्छी क्यों नहीं बनी, मेरा आपने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स कम करो। वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार को, और सरकार उससे डर के कुछ कर भी रही है उसके लिए। चलो आपको ब्रिज बना दिया था कि आप अपनी अच्छी कार चला सको, आपके लिए अच्छे एयरपोर्ट बना दिए, लेकिन वो बड़ा तबका जो सरकार को 70% जीएसटी दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, वो तबका ये सवाल पूछ ही नहीं रहा है कि मेरा हिस्सा कहां पर है, मेरी सरकारी संस्थाएं कहां पर है जहां पे मैं अपने बच्चों का इलाज फ्री में कर सकता हूं, वो सरकारी स्कूल है, वो सरकारी यूनिवर्सिटी कहां पर है जहां पे मेरा बच्चा आराम से पढ़ सकता है। एक मजदूर का बच्चा भी, एक पत्थर तोड़ने वाले का बच्चा भी कलेक्टर बन सकता था, वो कहां पर है।
वो मजदूर तबका इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि आप उसको कह रहे हो कि केवल दारू पीता है और बुरा है। वो मजदूर तबका इसलिए भी सवाल नहीं पूछ रहा है क्योंकि हम जैसे पढ़े लिखे लोग वहां पर काम नहीं कर रहे जहां पे हमें करना चाहिए था। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि किसी को ये कहते दोष दे देना, अरे ये तो गरीब इसलिए क्योंकि ये दारू पीते हैं, ये तो गरीब इसीलिए, अप्रकाश यही बोलते, अरे ये शेड्यूल कास्ट लोग को क्या, ये लोग क्या रोते रहते हैं, ये लोग तो है ही ऐसे। आजकल हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग भी यही कहते हैं, अरे ये क्या हमारे समाज के जो गरीब लोगों को दारू पीती, वो दारू इसलिए, दारू तो बहुत दारू तो इस देश के अमीर अमीर लोग पीते, दुनिया भर के अमीर अमीर लोग पीते, लेकिन अमीर लोग को मैंने मरते हुए नहीं देखा दारू की वजह से। गरीब ही मरता है, वो केवल इसलिए नहीं मरता क्योंकि दारू पी रहा है, वो इसलिए भी मरता है क्योंकि दारू पीने के बाद में उसके पास खाना नहीं है, और जो शरीर उसका कसता है दिन भर 18 घंटे काम करने के बाद। मुझे पता है, मेरे पिताजी हाथ साइकिल रिक्शा चलाते थे, और जो शरीर कसता था उनका दिन भर 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को पाने के लिए, वो शरीर में जान नहीं बचती थी, तो वो पीते थे शराब, और शराब पीने के बाद गाली भी देते थे, तो वो और बुरे हो गए। लेकिन उनके पास कोई पढ़ा लिखा वर्ग तबका या कोई व्यक्ति आके अगर ये पूछता कि आप काका गाली क्यों दे रहे हो, क्या दुख क्या हो रहा है, शरीर तप रहा है, 44-49 की डिग्री में शरीर तप रहा है, रात को भी ठंडी हवा नहीं आ रही है, पंखा लगा दे, तो ये समाज की स्थिति है। समाज के गरीब तबकों को दोष देके अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाना, अगर हम यही करते रहेंगे तो बिलीव मी कि अभी तो हम लोग थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा, आज़ादी है आपको बैठने की, आप इस बात को मान करके आज़ादी रहेगी, लेकिन उस आज़ादी का कोई फायदा नहीं रहेगा क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं होगी वहां तक पहुंचने की। और जैसे मैंने बोला, आरक्षण खत्म, आपकी जनरेशन का जो बेस था वो खत्म, अभी हम केवल मजदूर पैदा कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, आपको लग रहा है कि आपके बच्चे आगे बढ़ गए, और उनको लग रहा है कि अमेरिका जैसा देश, वहां के व्हाइट गोरे आज के इस आर्थिक स्थिति में अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं, और वो लोन लेके जिंदगी जीते हैं और आखिरकार वो सड़क पे आ जाते हैं। तो अभी अमेरिका में नया प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हुआ है वो है होमलेसनेस, घर ना होने का, इसी लोग सड़कों पे सोते हैं क्योंकि वहां का इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है कि वहां पे खाली जो धन्ना सेट है, जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगी, वो पॉलिटिकल पार्टी इन रिटर्न उनको सपोर्ट करेगी, और जो बाकी बड़ा तबका है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल काम करके अपना ये करेगा, और उसको सपना दिखाया जाता है हर कोई अमीर बन सकता है। हर कोई अमीर नहीं बनता है, और लोग कहते हैं मेहनत से अमीर बनता है, कोई मेहनत, पूरे दुनिया में कोई मेहनत से अमीर नहीं बना है। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का इतिहास से बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मेहनत से अमीर नहीं बनता है। वो इसीलिए अमीर बनता है क्योंकि उसके पास धन है, और वो धन उसने पहले गरीबों से छीना, कि पहले वो जमींदार था तो जमीन लोगों की छीन के जमींदार बना, और जब जमींदार बना, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो उसने फैक्ट्री बनाई, जब फैक्ट्री बनाई तो उसने ये सुनिश्चित किया किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड देके कि ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ इसके कंपटीशन में कोई होना नहीं चाहिए, इसलिए जो दूसरा फैक्ट्री वाला है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का पूरा दुनिया में चल रहा है। और जो मजदूर तबका है उसको हमेशा इतनी मजदूरी दो कि वो केवल खा पी सकता है, लेकिन उसको एक सपना दो कि तू भी यह बड़ा बन सकता है, कि तू भी करोड़पति बन सकता है। और इसीलिए बार बार ये बिजनेस वाले लोग मोटिवेशनल टॉक देते हैं ना, 1 घंटे में किताब पढ़ो और करोड़पति बन जाओ। बहुत आपको मोटिवेशनल टॉक होते हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में बिलीव करो, आप अपने आप में भरोसा। मैं तो बिल्कुल करता हूं अपने आप में भरोसा, बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे बाबा साहब कहते हैं, या हमको भी पता है कि अगर ये अगर पेड़ है, ये अगर पौधा है, इस पौधे को अगर मुझे छोटे से बड़ा करना है तो मुझे इसे पानी देना पड़ेगा, खत देना पड़ेगा। किसी इंसान को बड़ा बनाने के लिए उसको नर्चर करना पड़ेगा। वो नर्चरिंग का सिस्टम जो है महंगा है। वो नर्चरिंग क्या है? वो शिक्षा है। वो नर्चरिंग क्या है? अच्छा खाना है। वो नर्चरिंग क्या है? वो नर्चरिंग है कि आप एक जगह दूसरी जगह मोबाइल कर सकते हो। बट गरीब के पास जब ये नर्चरिंग करने के लिए तरीके ही नहीं है। जब भारत का आंकड़ा ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं एक बड़ा तबका है महिलाओं का जो बच्चा पैदा होने के बाद में अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती है, उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं है। सबसे बड़ा तबका उसमें एससी और एसटी महिलाओं का है। आपके मेड़घाट में जाके देखिए,
जहाँ पे वो नालायक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, जो नाचती रहती है यहाँ वहाँ, वो उसी मेड़घाट से आते, उसके पहले के भी जो नालायक, चाहे कांग्रेस से रहे, बीजेपी से रहे, अन्य तमाम पार्टी से रहे, जो नालायक वहाँ से जीत के आते हैं, वो नालायक वो आदिवासी के साथ में जाके डांस करते हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं बताते हैं जहाँ पे एक महिला बच्चा पैदा होने के बावजूद वे अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकती है, दूध नहीं पिला सकती है, और कुपोषण के लिए पूरे दुनिया में फेमस है, पूरे दुनिया में, केवल भारत में। लेकिन मैं उनको नालायक तो बोल रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ एससी, एसटी, ओबीसी जिसको हम कहते हैं बहुजन, वो तबका का पढ़ा लिखा तबका है कहां पे? वो किस नेता की सिक्योरिटी में लगा हुआ है? वो किसकी दरिया उठा रहा है? वो कर क्या रहा है? और इसी के साथ मैं अपनी ये बात खत्म करूंगा ये कहते हुए कि आर्थिक तौर पे जैसे मैंने कहा कि लेबर यूनियन, और ये लेबर यूनियन कोई फैक्ट्री नहीं है, अभी फैक्ट्री सब बंद होगी। अभी ये जो इनफॉर्मल लेबर मजदूर यूनियन है, इनका लेबर यूनियन, जो जमीन पे किसान, किसी बड़े किसान क्या मजदूरी कर रहा है उसका यूनियन, हमारे खुद के छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन, जैसे हमने अभी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, हम लोग असम में काम कर रहे हैं, हम लोगों ने बंगाल में काम करना चालू किया, हम लोग उड़ीसा में दूर दराज में काम करना चालू किया, हम लोग अलग अलग जगह पे जो दूर दराज में और विदर्भ में भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हमने ये कहा कि हम जब समाज में काम कर रहे हैं गरीबों के बीच में, तो उनको हम कुछ देना भी चाहिए। तो उनको देना क्या होगा? हमारे पास पैसा तो नहीं है, तो समाज से लेते हुए समाज को वापस करना है। तो हमने एक सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर के मूवमेंट चलाई है, और मूवमेंट ये है कि हर बुद्ध विहार, हमने कहा केवल प्रार्थना का नहीं तो परिवर्तन की भी जगह होगी, और ये परिवर्तन उस तरीके से होगा कि समाज में इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम यूनिवर्सिटी बना सकते, तो क्यों ना उस बुद्ध विहार को बदल दिया जाए। वो बुद्ध विहार केवल मेडिटेशन के लिए नहीं होना चाहिए, वो बुद्ध विहार समाज के किसी गरीब व्यक्ति के लिए भी होना चाहिए, जो ये बोले कि मैं ये पढ़ रहा हूं और मुझे एप्लीकेशन करने के लिए, अभी हमारे बच्चे जो हमारे बहुत गरीब बच्चे हमारे सेंटर में पढ़ते हैं, मुझे अक्सर कॉल आता है, भाऊ 200 रुपया नहीं एप्लीकेशन करने के लिए, तो हम देते हैं उन्हें, और मैं वो अपने जेब से नहीं देता हूं, मैं आपसे 2 रुपए ले रहा हूं, इनसे 2 रुपए ले रहा हूं, मैं अपना 2 रुपए डाल के वो 200 रुपए उसको दे रहा हूं। चंद लोग हैं, इसलिए हम कम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे चंद लोग हैं जो उस तरह कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैं नागपुर में जब सेंटर शुरू होने के पहले बहुत घूमा, बहुत बड़े बड़े यहाँ के लोगों को मिला, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने मदद नहीं की। लेकिन मैंने फिर भी, हमने, मेरे दोस्त, हमने हमारा सेविंग और हमारे जो बच्चे हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं अपना नौकरी छोड़ के, हमने करके एक बड़ा सेंटर विजन बाग में बनाया, और अभी हमारे 13 गरीब मजदूर के बच्चे अभी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन हुआ है मेरिट बेस के। और पूरे देश में हम लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं कि हमारे खुद की जो स्पेस है, हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है सर हमारे पास? क्या हमारे पास बड़ी यूनिवर्सिटी है, फैक्ट्री नहीं है? क्या बचा? क्या ये बुद्ध विहार बचा है, ये हमारी संपत्ति है। आप और मैं हमारे समाज के लिए संपत्ति है। हम लोग खुद अपने समाज, और हम लोग अगर इस तरह का काम नहीं करेंगे, हम लोग जाहिर भाई चौधरी वाला काम नहीं करेंगे, कांशीराम साहब का वो बेसिक कैडर वाला काम नहीं करेंगे। हमारे समाज में महाराष्ट्र में देखता हूं कि नेता कैसा हो, एकदम टूट सा, एकदम बटन बिटन। बाबा साहब क्यों दिखना है बाबा साहब जैसा? बाबा साहब ने तो धोती भी पहना। आई मीन जैसे जिसको दिखना है दिखो ना। ऑल दीज आर बुलशिट। कि कौन कैसे दिखता है, कैसे बोलता है, ये बहुत छोटी बात है। महत्वपूर्ण बात है जो कांशीराम साहब ने हमको सिखाई, चाहे चप्पल क्यों ना पहनूं, सिंपल शर्ट और पैंट क्यों ना पहनूं, लेकिन पूरे देश में हाहाकार हो गया था, देश का बामन बनिया घबरा गया था। ये होता है। लेकिन महाराष्ट्र में अजीब जश्न चलता है, बाबा साहब जैसे दिखना है, बाबा साहब क्यों दिखना है, और दिखना है दिखो भी। लेकिन समाज में इतना ज्यादा ये कि बस सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, आंख मूंद की सेलिब्रेशन। इसके पीछे अंबेडकर नाम है, इसको फिर उसके बच्चा होगा, उसको भी खाने पे बुटाओ। सवाल मत पूछो किसी को। नाउ वी नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, क्योंकि जो समाज सही सवाल नहीं पूछ सकता है उसको सही जवाब नहीं मिल सकता है। इसलिए समाज में आर्थिक मूवमेंट और सामाजिक मूवमेंट, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, चाहे वो छोटी हो। आज की तारीख में जैसे हम जो काम कर रहे हैं, अभी लोगों को छोटा लग रहा है, लेकिन आपको गारंटी से कहता हूं 5 साल के अंदर। और एक बात और कहता हूं, जो हम काम कर रहे हैं मेरे समाज में, हमारे समाज को बहुत कम पता है, लेकिन अपर कास्ट को पता है। और एएनआई जो भारत का जो एक बड़ा ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी माना जाता है, जहाँ पे तमाम तरह के, वो मुझे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, और मेरा ये इंटरव्यू होगा वहां पे, आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने इस तरह की तमाम बातें कही। उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं।
हमारे समाज को नहीं पता है। उसका कारण ये नहीं है कि हमारा समाज जानना नहीं चाहता है, उसका कारण ये है कि जो बिचौली है, जो नेता बनते हुए गली गली में फिरते हैं, जो समाज से पैसा हटते हैं अपने खुद के पेट के लिए, मुझे जरूरत नहीं है। मैं नौकरी किया हूं, मेरे तमाम दोस्त जो नौकरी कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, इतना तो महीने का दे देते कि मैं यहां से ट्रेन में जा सकूं या 2 रोटी खा सकूं, एक जगह पे सो सकूं, इतना तो वो मुझे देते हैं कि राहुल तुम ये काम करोगे। और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, सूरज और ये हमारे इस तरह के बच्चे अभिषेक जैसे, इनको हम सपोर्ट करते हैं कि बस इतना भर कि आपको आपकी बॉडी चल सके, आपका मस्तक चल सके। क्योंकि ऐसा ना कर, ये नहीं करेंगे तो होगा भी नहीं। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर कोई और ऑप्शन है तो बात अलग होती, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो संघर्ष के बिना और चोट के बिना काम नहीं होगा। अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले हमको ये जो हमने जो नीला गुलाल जो हमारे मुंह पर पोता है ना, उसको निकालना पड़ेगा। और वो निकालने के बाद सच में अच्छे से देखना पड़ेगा। समाज को बदलना है तो समाज के लिए बदलने के लिए आपका पैसा भी लगेगा, आपका वक्त लगेगा, आपका इंटेलेक्ट भी लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, समाज के लिए मर मिटने का जज्बा भी लगेगा। अगर वो नहीं है तो हमें भूल जाना पड़ेगा मूवमेंट। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।